नमस्कार, मैं अनुमति श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां हड़ताल का किया गया ऐलान, कहां शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और कहां भ्रष्टाचार के खिलाफ उप जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बलिया में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने हाथ की उंगली और काटा गला। जिला चिकित्सालय में स्थिति गंभीर देख वाराणसी के लिए रेफर किया है। सीओ रसरा को एसओ ने 24 घंटे बाद भी नहीं दी मामले की जानकारी। मामला नगरा थाना क्षेत्र के चचिया गांव का है। घटना को मिटाने में जुटी है पुलिस और मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रहे हैं ग्रामीण। सर, अपना परिचय बताइए, क्या हुआ था जो पेशेंट आया था? मैं डॉक्टर प्रभात कुमार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलिया इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहा हूँ। ड्यूटी के दौरान संध्या नाम की नगरा से एक लड़की आई थी जिसका गला कटा हुआ था और आर्टरी तक कटी हुई थी। उसने खुद बयान दिया है कि उसने खुद से ब्लेड से अब ऐसा काम किया है और उसका राइट हैंड पे भी कटा हुआ था। तो सर, उसकी हालत क्या थी? उसकी हालत गंभीर थी क्योंकि आर्टरी तक कटा हुआ था और ब्लीडिंग हो रही थी। हमने उसको हीमोस्टेसिस करके ब्लीडिंग रोक के और फिर बीएचयू रेफर कर दिया है ताकि वहाँ पे उसके आर्टरी में सिलाई हो सके। सर, कब की घटना है ये? दोपहर की घटना है। दोपहर की? हाँ, ये हमारे पास दोपहर में आई थी। वो बोल अच्छा। रही है हाँ दोपहर की घटना 6:30। अभी शाम शाम को 6:30 बजे हाँ, आई शाम थी। को 6 तो सर, मतलब कि नगरा में कहाँ घर था उसका? चेचिया गाँव। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। सप्ताह दिन पहले मुख्यमंत्री अपने 1 दिवसीय प्रवास पर जांजगीर आए थे, जहां उन्होंने आम जनता को ध्यान में रखते हुए कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने आम जनता को सुविधा देने के लिए धीरकोट में सहकारी बैंक खोले जाने की बात कही थी, जिस पर अब प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की घोषणा को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री के घोषणा से आसपास के गांव में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी तरफ दूरदराज के गांव के लोगों के लिए ये घोषणा मील का पत्थर साबित हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को कुथूर गांव के ग्रामीण सहकारी बैंक जांजगीर ही किए जाने को लेकर सोमवार को कलेक्टर को आवेदन देने आए थे। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि धीरकोट हमारे लिए दूर हो जाता है, जबकि जांजगीर पास है और जांजगीर से हम कभी भी आ जा सकते हैं, जबकि धीरकोट से शाम होते ही आने जाने में काफ़ी दिक्कत होगी। हमारे जो शाखा जांजगीर से कोऑपरेटिव बैंक के ओला धीरकोट में जोड़ा थे, हमन के ये कहना है कि हमार सुविधा जांजगीर है और नज़दीकी भी है, तो हमला जांजगीर में ही रहे देवाए। यही हमार समस्या रही से। कहाँ ले आए हैं? हमन ग्राम कुथूर से आए हैं। कुटरा हमार सोसाइटी और कुटरा हमार सोसाइटी है। हमार समस्या वही बैंक के संबंधी कोऑपरेटिव बैंक जे है जांजगीर में है, बोला जांजगीर ही रहे देवे। हमन बा धीरकोट बहुत आउटर पर थे। यही हमार के कहना रही से और कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करे आए रहे। कलेक्टर महोदय द्वारा आश्वासन दिए गए हमला। साहू है, मैं गांव कुथूर में रहता। हमन के तकलीफ अतके छे कि हमन ला देहात में एमर रहते कि जेती पाते तेती कुछ लग जाते। अभी बैंक ला ले जाना चाहते धीरकोट, तो हमन निवेदन करे आए हैं कि हमन ला यहीं जांजगीर में रहे देवें। एक तो इन्हें तहसील नवागढ़ फेंक दिन तो यार अच्छा बात नहीं है साहब। हमन अब देहात के रहने वालन कुछ जानन नहीं है, खातिर जूझ मिल के हमन यहाँ आप मन से निवेदन करे आए हैं। एक कलेक्टर में आए हैं पहली, हाँ, और जेकर में लागी तेकर में रहू जाबोगा। ग्राम कुथूर के कुछ ग्रामवासी आज आए हुए थे जिला प्रशासन में कि उनको पहले जो है जो सोसाइटी थी वो जांजगीर से ही उन लोगों को जो है लाभान्वित हो रहे थे, लेकिन अब नया प्रस्ताव के तहत उनको शायद धीरकोट किया जा रहा है। तो मैंने आदेशित किया हूँ कि अगर नज़दीक में अगर उनको जो भी नज़दीक पड़ता होगा, यानी जांजगीर अगर नज़दीक पड़ता होगा तो यहाँ रखा जाए, और यहाँ अगर नज़दीक धीरकोट पड़ता है नज़दीक तो वहाँ रखा जाए। दोनों में से किसी भी जगह तय करने के लिए संबंध में जो है उसको सीसीबी नोडल को जो है आदेशित किया हूँ। जांजगीर से सीनू संवाददाता गणेश राम की रिपोर्ट। महाराजगंज के निचलौल में आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को 4 सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा, जिस पर एसडीएम ने शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने निचलौल में बने शवदाह गृह में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ
4 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम को दिया, जिसमें मांग की है कि निचलौल नगर पंचायत स्थित चमनगंज पुल पर नगर पंचायत द्वारा टेंडर के माध्यम से शवदाह का निर्माण कराया गया है, जिसके निर्माण में भारी धांधली की गई है, जिसके लिए अवमुक्त सरकारी धन का बंदरबाट कर निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। मेडिकल से संबंधित अस्पतालों में चिकित्सा और प्रबंधन की अलग अलग शाखाएं बनाने का प्रस्ताव भी आने की चर्चा है। इसके विरोध में 13 मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर एकजुट हो गए हैं। प्रस्ताव के विरोध में मंगलवार को हड़ताल का ऐलान किया है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। कोई डॉक्टर ओपीडी में नहीं बैठेंगे। इसके अलावा सभी ने नारेबाजी कर इस प्रस्ताव को काला कानून बताकर विरोध दर्ज कराया है। बता दें कि शिवराज कैबिनेट की बैठक मंगलवार को वल्लभ भवन में होगी। बैठक में मेडिकल कॉलेज और उससे संबंधित अस्पतालों में चिकित्सा और प्रबंधन की अलग अलग शाखाएं बनाने का प्रस्ताव भी आने की चर्चा है। इसके विरोध में 13 मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर एकजुट हो गए हैं। प्रस्ताव के विरोध में मंगलवार को हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान डॉक्टर ओपीडी में नहीं बैठेंगे। ऑपरेशन और पोस्टमार्टम भी नहीं होंगे। फादर की रिपोर्ट दिखाना आया था मैं यहाँ पे, लेकिन आज डॉक्टर साहब हड़ताल पे हैं। इस वजह से आज कोई रिपोर्ट देख नहीं पाए और मेडिसिन लिख नहीं पाए, तो बड़ी समस्या हुई। आज कल फिर दोबारा आना पड़ेगा मुझे और काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। इतनी दूर से आए हैं, बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेजेस में जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, उसके विरोध में आज हम लोग ये ओपीडी और सब समस्त सेवाएं बंद की गई है। इसमें से केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू करी है। और इसमें ये मांग है कि जो प्रस्ताव लाया जा रहा है, इस प्रस्ताव को तुरंत प्रभाव से इसको हटाया जाए, क्योंकि एक तरफ जहां मोदी जी कहते हैं, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तकनीकी सेवाओं में तकनीकी विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए, और ये कौन से तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो कि डिप्टी कलेक्टर या प्रशासनिक अधिकारी जो कि मेडिकल कॉलेज में के क्या करना चाहते हैं। तो इसके लिए, इसके विरोध में हमने आज प्रदर्शन किया है। किस तरह की परेशानी आ सकती है यदि प्रस्ताव आता है तो उनके और आपके कोऑर्डिनेशन में किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? जैसे आपको ज्ञात होगा कि प्रदेश में वैसे ही डिप्टी कलेक्टरों की बहुत कमी है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो हमारा काम सफ़र होगा। जैसे अभी हमारे डीन साहब अधिष्ठाता महोदय हैं, तो अधिष्ठाता महोदय हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक उपलब्ध रहते हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी आता है तो हमारे जो काम है, हमें काम करने के लिए भी, कुछ न कुछ काम करने के लिए भी हमें कलेक्ट्रेट जाना पड़ सकता है या फिर उनके एसडीएम ऑफिस में जाना पड़ सकता है, जिससे कि असुविधाएँ बढ़ेगी, कोई सुविधा में कोई लाभ नहीं होगा। आपका नाम है? डॉक्टर देवेंद्र नरगावे, सचिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन रतलाम। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। जिला संत कबीरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धनघटा तहसील के अंतर्गत नाथनगर ब्लॉक में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहा। चर्चा काफी बढ़ने के बाद तुरंत प्रशासन डीओ के द्वारा तत्काल प्रभाव से देखने के बाद जिलाधिकारी गढ़ एवं डीडीओ ने तत्काल लेटर जारी किया। तुरंत श्वेता वर्मा को तत्काल भेजा गया और तब जाकर धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका अकबरपुर के निर्देश पर प्रतिबंधित पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला समन्वयक अधिकारी सत्य प्रकाश मिश्रा ने नगरपालिका टीम के साथ युद्ध स्तर पर अभियान चलाया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया और 3 किलो पॉलिथीन कब्जे में ली गई और साथ ही साथ पॉलिथीन न इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक लेटर आया हुआ, जिसमें हमको व्यापक अभियान चलाना है दिनांक 21 से 25 तारीख तक। जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान हैं, वहाँ पे पॉलीथीन का एकदम यूज ना हो और उसके स्थान पे झोले का यूज हो। इसके लिए हम लोग व्यापक अभियान चला रहे हैं। आज हम लोग सेवा अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ पॉलीथीन भी जब्त की है, जुर्माना भी काटा गया है। इस अभियान को हम लोग 5 दिन तक इस समय लगातार चला जाए, उसके बाद चलाया जाए जैसे लेटर आएगा। इस समय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अभियान चल रहा है, जिसके तहत हम लोग अभियान चला रहे हैं। पहले छोटे छोटे दुकानदारों चलाएं, उसके बाद बड़ी दुकानदारों चलाएंगे। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। रतलाम में जिला प्रशासन की कार्यवाही का शिकार भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की एक पदाधिकारी के परिवार सहित दर्जनों लोग सर्द मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। भाजपा की महिला नेत्री के परिवार में उसके 85 साल के वृद्ध पिता और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। गोल्ड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चिन्हित की गई जमीन पर वर्षों से निवास कर रहे इन परिवारों को जिला प्रशासन ने अतिक्रमणकारी माना और अचानक बुलडोजर लेकर इनके मकान को तोड़ दिया। जिला प्रशासन ने हाल ही में 136 करोड़ के गोल्ड पार्क के लिए 27 दुकानों
और 3 मकानों को तोड़ा है। इन परिवारों में भारतीय जनता पार्टी को महिला मोर्चा दीनदयाल मंडल की मंडल महामंत्री राधा चौहान का परिवार भी शामिल है। राधा चौहान के परिवार में उसके 85 वर्षीय वृद्ध पिता सहित 2 भाई और अन्य रिश्तेदार हैं। ये सभी यहाँ वर्षों से निवास करते आ रहे हैं। इनके मकानों पर मकान नंबर बजी मगर निगम द्वारा आवंटित किए गए हैं और स्वच्छता अभियान में सरकार ने 12-12 हजार की राशि देकर शौचालयों का भी निर्माण करवाया था। लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से निवासरत इन परिवारों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि भी यहीं के पते पर बने हैं। लेकिन इसके बावजूद इन परिवारों की कोई सुनवाई किए बिना ही प्रशासन ने इनके मकान तोड़ दिए। जिन लोगों के मकानों को इस कार्यवाही में तोड़ा गया कि वे लोग अब खुले आसमान के नीचे अपने दिन और रात बिता रहे हैं। यहाँ खुले में ही खाना भी बन रहा है, खुले में ही जीवन यापन किया जा रहा है। छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं सभी सर्द रात खुले में ही बिताने के लिए मजबूर हैं। हाँ दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा चौहान है। क्या वजह है कि यहाँ बैठे हैं आप लोग? हम लोग प्रशासन और सरकार की लापरवाही की वजह से या उनके अत्याचार जुल्मों की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने हमको किसी बिना जानकारी दिए हमारे मकान तोड़ दिए गए। कितना बड़ा परिवार है आपका और ये परिवार कब से यहाँ रह रहा है? हमारा परिवार ये कम से कम 100 से 150 लोगों का परिवार है और करीबन 60 से 70 साल से यहाँ रह रहा है और हमारे पास 40 साल का रिकॉर्ड अभी अवेलेबल है हमारे पास कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि आप बीजेपी की नेत्री भी हैं, तो आपने सरकार से ये अपने संगठन से मदद नहीं मांगी? जी बिल्कुल मांगी मैंने। मेरे से जितना हुआ मैंने अपने संगठन से मदद मांगी। मैं माननीय विधायक जी के पास भी गई थी, मैं एसडीएम साहब के पास भी गई, मैं कलेक्टर साहब के, सब ने मोबाइल बंद कर लिए थे। विधायक जी के यहाँ से यह कहा गया कि अभी विधायक जी बाहर है और मिल नहीं सकते, वो आएंगे जब आपकी बात उनको बता देंगे। फिर मैंने, हमारे महापौर जी हैं, वो हमारे जहाँ मकान टूट रहे थे उससे 100 ही कदम पर उनका ऑफिस है, तो मैं वहाँ गई। मैंने उनसे बोला कि भैया जी आप चलिए, कुछ तो करिए हमारे लिए। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि ये देखो जो भी हो रहा है सब विधायक जी के कहने पर हो रहा है और मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ये परिवार के सदस्य क्या करते थे आपके सदस्य? परिवार के सदस्य मेरे पिताजी भी नगर निगम में नौकरी करते थे, जो कि संपत्ति विभाग में थे, रिटायर आदमी हैं और आज उनकी एज 85 वर्ष है। और मेरे परिवार के जितने भी मेरे चाचा चाची, भाई भतीजे जितने भी हैं, वो अधिकतर सभी पीडब्ल्यूडी में अपनी नगर पालिका को सेवाएं दे रहे हैं। अतिक्रमण हुआ या पीडब्ल्यूडी में रोड बननी हुई, उन सभी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो। और उन लोगों ने इतने रो रो के हाथ जोड़ के गुहार लगाई कि हमको 1 घंटे का समय दे दो जो हम अपना सामान बाहर निकाल लें। लेकिन उसके बाद भी ना तो किसी प्रशासन, ना किसी अधिकारी ने सुनी और ना ही किसी नेताओं ने हमारी बात सुनी और आज हमको घर से बेघर कर दिया है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? बस हम ये चाहते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं हमको वहाँ के पट्टे दिए जाए, हमारा अधिकार दिया जाए, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है हमको इंसाफ मिला जाए। और हमारा परिवार किसी से भीख नहीं मांग रहा है, ना ही हमने किसी से ज़मीन छीनी है और ना ही हमने किसी से ज़मीन, सदियों से निजुल की खाली सरकारी ज़मीन पड़ी थी उस पर हम लोग बना के रह रहे थे। इतने 60 और 70 सालों में कोई अधिकारी या कोई ऐसा आदमी नहीं आया जिसने कहा है कि हमारी ज़मीन है और आप खाली कर दो। जब भी हम, और आज अचानक से इन लोगों ने उठा के हमको घर से बेघर कर दिया। हम ये चाहते हैं कि हम अपना परिवार बिछड़ना नहीं चाहते हैं, हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। हम जहाँ रह रहे हैं हमको हमारे वहीं के पट्टे दिए जाए और अगर प्रशासन के इसमें अगर बहुत ही ज़्यादा होता है तो हमको ज़मीन यहीं कहीं आसपास दी जाए जहाँ पर हम अपना जीवन यापन कर सकें। जी, अब क्या हुआ था सर, वो नगर निगम पे अतिक्रमण आया था शायद, वो काश्यप जी हमारे विधायक जी रतलाम के, तो उन्होंने क्या है कि वो गोल्ड कॉम्प्लेक्स की योजना में रखी है, तो उनको बनाना था, तोड़ना था, तो हमको सूचना कुछ दी नहीं गई। उन्होंने अतिक्रमण चालू करा वहाँ पे नगर निगम पर। वहाँ से हम सब सुबह 8 बजे 7 बजे तक घर पे थे। हम चले गए, फिर घर से निकल गए काम धंधे के लिए। अच्छा ना कि फ़ोन आया काम धंधे पे, सब लेडीज़ से हमारी ये भी नगर नौकरी, काकी साहब हमारी है और ये सब, ये परिवार सब नौकरी करते हैं नगर में। आज से नहीं कर रहे हैं, कम से कम पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं। पीढ़ी दर से पीढ़ी समझ लोग, दादाजी ने करी, दादाजी के बाद में दादी ने करी, मेरे पिताजी ने करी, पिताजी रिटायर हो गए हैं। पूरा परिवार यहीं पे बैठा हुआ है, मतलब पूरे परिवार से कम 20 लोग करीब नौकरी कर रहे हैं नगर निगम में। सब ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे सेवा कर रहे हैं उनकी। अब अच्छा ना कि उन्होंने आके जेसीबी खड़ी कर दी और वो गद्दे तोड़ना है इसको। वहाँ फ़ोन आया, दौड़ के गाड़ी आके खड़ी हो गई है, जेसीबी आ गई है। अब वो समझ नहीं आया क्या हुआ, दौड़ के आए तो तोड़ना चालू कर दिया। अब आते से पहले से उन्होंने बोला तोड़ो, तो मैं कहा भाई साहब क्या हुआ, आपको क्यों तोड़ रहे हैं आप? तो जेसीबी से उन्होंने शौचालय तोड़े
सोचा के बाद में फिर अपना घर जो था उसको तोड़ना चालू करा। किसने बनाए थे? ये सोचा है शिवराज सिंह चौहान जो अपनी सरकार बीजेपी की आज जो चल रही है उन्हीं के माध्यम से हमारे खाते में पैसे डाले गए थे 12,000 रुपये। वो सबके खाते में कम से कम 6 लोगों के खाते में डाले गए पैसे, उन्हीं की योजना से पैसा है, वही तोड़ दिए गए। फिर उसके बाद में फिर सबसे पहले ये तोड़े, फिर मकान तोड़ा गया। अच्छा ये बताओ कितने दिन हो गए इस मकान तोड़ने की घटना को? 3 दिन हो गए सर, और ना कोई व्यवस्था नहीं है। सोच लो, आप देख लो, मकान देख लो, ये ताप लेके बच्ची लेके इन महिला को लेके इनको ले शौचालय की व्यवस्था नहीं है, हंगने मुतने की क्या आप समझ सकते हो क्या हम मजबूरी हम समझते हैं। आप बताइए अब क्या करना चाहिए। तो आपने कभी कलेक्टर या किसी से मिले कुछ वहाँ गए थे, काश्यप जी के पिए हैं, वहाँ गए थे 2 बार 3 बार, तो 2 दिन से आश्वासन दे रहे थे हमको। वो आज जाकर सुबह उन्होंने आश्वासन दिया है हमको, बाकी वो स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि आप वहीं रहो, हम देखते हैं। ये आश्वासन मिला आज। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। शामली में 4 दिन पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवास में हुई चोरी की घटना का एसओजी सर्विलांस व पुलिस की संयुक्त टीम ने खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल 2 सगे भाइयों सहित 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान नाले से क्षतिग्रस्त अवस्था में बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में बीकॉम का छात्र घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस कार्यवाही में जुट गई है। आपका मकान है तो चोरी करने के बाद सामान कहाँ रखा था? वो घर पे रखा था। अपने घर पे। तो फिर तोड़ के नाले में क्यों डाला आपने सामान? वो अगले दिन हमें पता चला कि जज साहब के यहाँ डर गए थे आप? तो इससे पहले कितनी चोरियों में शामिल रहा इसके दीपक के साथ? 4-5 में। ये तेरा भाई है? ये भी साथ था तुम्हारी? नहीं, इस चोरी में साथ नहीं था ये? इस वाले में तो हाथ में था, पर इससे लैपटॉप खुलवा देता, खोल दिया था इसने लैपटॉप? खोल के देखा था, फिर इसके समझ में नहीं आया, फिर इसने बंद कर दिया। दीपक, क्या चोरी की तुमने जज साहब के यहाँ? पता नहीं था जज साहब का मकान है? जी नहीं, पता नहीं था जज साहब का मकान। अच्छा, इससे अलावा कितने स्थानों पर चोरी की आपने? 4-5। तीनों साथ रहते थे? नहीं जी, 2 जने। शशांक और ये कब से दोस्ती तुम्हारे बीच में? जी 2-3 साल से। अच्छा, किसके यहाँ सामान बेचते थे? कहाँ पे बेचते थे चोरी करने के बाद? सुनार को बेचते थे जी। कैराना में कहाँ? कैराना में, शामली में। कितनी पढ़ाई कर रखी तुमने? कितनी पढ़ाई कर रखी? पढ़ाई तो नहीं। तो दिन में ही चोरी करते हो या रात में भी? दिन में। कौन सी चोरी हुई, कब हुई थी, कितने आरोपी गिरफ्तार किए? देखिए, जनपद शामली के थाना कैराना अंतर्गत कैराना शामली मार्ग पे एक जुडिशियल अफसर के आवास पे 16/17 की रात्रि में एक चोरी हुई थी, जो 17 तारीख को उनके अर्दली द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना के उपरांत इमीडिएट थाना स्तर पर अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। टीमें लगाई गई थी हर स्तर पे, चाहे वो सर्विलांस की टीम हो, चाहे वो अन्य जो भी पुलिस के अपने माध्यम होते हैं, इसको लगा करके इसको अनावरण करने के लिए प्रयास किया जा रहा था। रात्रि में कैराना पुलिस को एक सफलता मिली हुई है, जिसमें 3 चोरों की गिरफ्तारी की गई है। चोरों से जो प्राथमिक स्तर पे विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा बात की गई है, बातचीत के माध्यम से उनके द्वारा दूसरे स्टेट में भी चोरी की बात स्वीकार की गई है। इसके अलावा इस जनपद के समीपवर्ती जनपदों में भी इनके द्वारा चोरी की गई है, और कैराना थाना के अलावा अन्य जो थाना क्षेत्रों में भी कई चोरियों के विषय में इन लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है। उसके विषय में पता कराया जा रहा है कि वो चोरियों के जो पीड़ित लोग थे, उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है, नहीं दी गई है, ये सब चीज़ें पुलिस स्तर से कार्रवाई में ले आई जाएगी। जहाँ तक ये जो जुडिशियल अफसर्स के यहाँ जो चोरी हुई थी, चोरी में एलईडी और लैपटॉप की चोरी हुई थी। पुलिस द्वारा जो 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, इनके निशानदेही पे सारे माल की बरामदगी की जा चुकी है। चोर को पुलिस कस्टडी में लेकर के आज जुडिशली कस्टडी के लिए पुलिस के द्वारा पेश किया जा रहा है और विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। क्या सर, आज तक ये तीनों जो आरोपी है जेल के इनमें कोई या नहीं? प्रथम दृष्टया इनसे जो बातचीत हुई है, बातचीत के माध्यम से इन लोगों द्वारा अभी तक किसी भी प्रकरण में जेल जाने की बात नहीं बताई गई है। हम इसको वेरीफाई करा रहे हैं कि इनके द्वारा कितना सच और कितना झूठ बोला जा रहा है। कहाँ ये सामान बेचते सर चोरी करने के बाद?
इनके द्वारा बेसिकली ज़्यादातर मामलों में जब चोरी की जो घटनाएं की गई हैं उसमें ज्वेलरी और रुपए वगैरह ही निकाले गए हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी रहा है कि मेन रोड के आसपास ये रेकी करके पहले जहां ताला बंद पाते हैं वहीं जा करके रात्रि में या कभी कभी दिन में भी ताला तोड़ करके अंदर से पैसे या ज्वेलरी ही लेते हैं। इस घटना में उनके द्वारा ये किया गया था। उनके द्वारा अन्य भी तमाम चीज़ें बताई गई हैं जो पुलिस विवेचना में उसको वेरीफाई कराया जा रहा है। सर, घटना का मास्टरमाइंड कौन है? इन तीनों का जो ग्रुप है, इन तीनों के ग्रुप में तीनों ही सातिर हैं और स्पेशली जो आपका शशांक उर्फ सैंकी है और दूसरा दीपक है, ये दोनों बहुत साथी हैं। क्या अभियुक्तों से पता चला है इनको पता नहीं था आईडी के मकान है? देखिए, जब कोई अपराधी अपराध करने जाता है तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि वो किसका मकान है। निसंदेह अपराध करना ही अपने आप में गलत होता है और इसीलिए पुलिस ने जो उनको गिरफ्तार किया है और जुडिशियल कस्टडी के लिए उसको कोर्ट के सामने भेजा जा रहा है। शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। शामली में गांव ईसापुर खुरगान निवासी एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में अपने खेत पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। युवक के शव के साथ अस्पताल आए परिजनों ने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंचे एएसपी ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? राशिद अली। अच्छा, ये जो युवक मरा है इसकी क्या नाम है? इसका किस तरह मौत हुई? भाई है मेरा, कयूर है। अच्छा, नाम अफला। कौन से गांव का? सोपुर कुर्बान। क्या हुआ था 2 दिन पहले? 2 दिन पहले पुलिस उठा के लाई थी घर से। कहाँ की पुलिस थी? थाना केराना। अच्छा, फिर उन्होंने लाके इसकी पिटाई करी। 3 बजे उठा के लाई, दिन में रात में 11 बजे छुट्टा। क्यों उठाया था? मुकदमा दाज पे जुट्टा ही उसमें उठा के ले आई थी। अच्छा, फिर हमारा पिट्टी करी इसके साथ। इंस्पेक्टर साहब ने, राजकमल दरोगा जी है और एक मुकेश है पुलिस वाला। अच्छा, उन्होंने फिर छोड़ा किस तरह? 11 बजे छोड़ा। ऊपर तो हमें फ़ोन ऑन करवाए। हमें दरखास्त रखी थी पहले जुट्टा मुकदमा था। DSP का है, DIG का, सारे जगह वहाँ तो ऊपर तो फ़ोन आए इस आदमी को छोड़ो, जब भी छोड़ा। उस दिन से भी डिप्रेशन में था। चोट थी इसकी टांग में भी, कमर भी सारी नीली होती, सारा पीट रखा बड़े तरह। अब सुबह ही खेत गया था, ये बाबा तो खेत पे 3 बजे गुजरा हुआ था। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हो आप? भाई इंसाफ मिलना चाहिए हमें, इनका इलाज होना चाहिए पुलिस वालों को, इनकी वजह से मरा। सर, गांव खुरगान में एक शव मिला है युवक का, क्या पूरा मामला है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो पुलिस को जानकारी मिली है, ये शामली जिला अंतर्गत कैराना के ग्राम खुरगान से एक गयूर नामक व्यक्ति की बॉडी मिली है। संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है। इनकी नियमानुसार अग्रेतर पूरा जो है पैनल के द्वारा और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से इनका पोस्टमार्टम करके मृत्यु का कारण स्पष्ट कराया जाएगा। अभी तो चूँकि इनकी बॉडी यहाँ आई हुई है, इनके परिजनों से, इनके पारिवारिक लोगों से बातचीत की जा रही है और इसमें जो भी होगा नियमानुसार गिरफ्तार कार्रवाई। सर, मृतक के भाई आरोप लगा रहे हैं, पुलिस ने 2 दिन पहले उठाया, इनको मारपीट करने का आरोप है। इस संबंध में क्या कहना है? जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये अभी दुखद मृत्यु इनकी हुई है यहाँ और उनके परिजनों से बात की जा रही है। परिजनों की जो भी शिकायत है, जिस स्तर की भी शिकायत है, हर शिकायत पर नियमानुसार उसमें कार्रवाई होगी और उसकी जांच की जाएगी। सर, कैराना कोतवाली में कितने मुकदमे दर्ज है मृतक के खिलाफ? देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया अभी कोतवाली के अभिलेखों का मेरे द्वारा कोई परीक्षण नहीं किया गया है। परिजनों द्वारा ही बताया गया है कि कुछ समय पहले की बात है, इनके विरुद्ध कुछ अभियोग पंजीकृत है, वो क्या है वो सब डिटेल देखा जाएगा। आज की डेट में अभी ये है कि असामयिक रूप से इनका निधन हुआ है, इनकी बॉडी यहाँ है, इनके परिवार के लोग दुखी हैं और इस दुख की घड़ी में उनसे बातचीत की जा रही है और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।